Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In the previous video, we had talked about the first part of the first chapter of physics, which is electricity. In that video, we had completed this chapter at this topic, electric potential. And so this is the second part of this chapter. And so in this video, we will start our chapter from Ohm's law. And Ohm's law is the very important topic of this chapter. And every year questions come from this chapter definitely. So let's start this video. Ohm's law. ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ किसने दिया था. तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो है एक रिलेशनशिप फाइंड किया था. हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो है करंट भी होता है जो उसमें से फ्लो होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो इसके जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. तो उसके बीच का एक रिलेशन बताता है हमें ओम्स लॉ. ठीक है, तो ओम्स लॉ बताता है हमें कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर है, कोई भी मान लीजिए वायर है, उसे हम कंडक्टर के रूप में लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, ये हमारा वायर है कोई, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके जो ये दोनों सिरे हैं, मान लीजिए कि ए और बी, जो इसके दोनों पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट्स, तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? हमारे करंट के, है ना. यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है इंक्रीज होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट भी जो है हमारा इंक्रीज होगा. अगर उसमें से कोई एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी जो है डिक्रीज होगा. ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंडक्टर है अगर उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. अगर उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर जो है, मतलब उसका तापमान और उसका फिजिकल कंडीशन अगर दोनों कांस्टेंट हो, यानी वो चेंज, उसमें अगर हम चेंज ना करें, कोई भी कंडक्टर लेके उसके फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर में चेंज ना करके अगर सिर्फ हम करंट को बढ़ाएं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. अगर करंट को घटाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा. ठीक है, तो इसको यहाँ पे इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है V=I/R. तो इसको देखिए ये कैसे आया फार्मूला. तो अब चूंकि देखिए हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे ये साइन होता है. ठीक है ना, तो जो ये V है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लगाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस को, जो कि R से, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो अगर हम इसको यहाँ पर R लगाएं तो ये जो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हट जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा. ठीक है, मतलब इससे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? V=I/R. ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. वही यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है. R हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा कोई भी कंडक्टर जो है वो अपने थ्रू चार्जेस के फ्लो यानी करंट के फ्लो को जो है उसको अपोज करता है, यानी वो उसको रोकता है. ठीक है, तो यही जो फार्मूला है हमारा V=I/R, इसी से हम रेजिस्टेंस का फार्मूला भी निकालते हैं. V=I/R है तो R हमारा V/I आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पर जो है R है तो R को हम यहीं पे रख देते हैं और I का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो वही R=V/I आ जाएगा हमारा. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है. अब एक ओम क्या होता है? तो ओम का फार्मूला अभी रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा फार्मूला कि R=V/I. तो V का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो उसको हम 1 वोल्ट लिखेंगे, और करंट का एम्पियर होता है तो 1 एम्पियर, यानी 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर. ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा कंडक्टर जिससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो हम कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारा स्लोप, यानी ग्राफ की मदद से हम कैसे निकालते हैं. तो ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है हमारा उसको हम स्लोप की मदद से निकालते हैं. ठीक है ना, तो स्लोप जो होता है हमारा वो भी जो है I/V के इज इक्वल होता है. तो ऐसा ग्राफ जिसमें कि तो स्लोप ऑफ ग्राफ V/I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो कुछ अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका ओम्स लॉ का, तो जो स्लोप होगा हमारा, स्लोप के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो उससे जो है हम वो स्लोप जो है हमारा रेजिस्टेंस को जो है
इंडिकेट करता है। बेसिकली जो रेशियो होता है ना उसी को हम स्लोप बोलते हैं। जैसे v अपन i का जो रेशियो आएगा ये हमारा उस ग्राफ का स्लोप होगा। तो v अपन i हमारा क्या है, बेसिकली आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है हमारा वो हमारे रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस को हम ग्राफ के स्लोप की मदद से निकालते हैं। अगर हमको कोई भी ग्राफ दे देगा तो हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, वही हमारा स्लोप होगा, ठीक है। तो और करंट इसी ओम्स लॉ से जो हम करंट का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे v इक्वल टू आई इंटू आर है तो फिर हम i को वहीं पर छोड़ के जो है r को जो है अगर डिवाइड करने के लिए यहाँ पर ला दे तो i इज इक्वल टू v अपन r हो जा रहा है ना हमारा। तो वही हमारा करंट का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चूंकि देखिए I इज इक्वल टू वी अपान आर है ना, तो R चूंकि ये डिवाइड में है ना यहाँ पे, तो R जो है हमारा वो करंट के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर ये एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करंट को दोगुना का यहाँ पे जो दिया हुआ इसे पढ़ लेते हैं पहले। अगर हम अपने रेजिस्टेंस को हाफ कर लें, यानी अगर हम रेजिस्टेंस को मान लीजिए कि हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर हम उसको 5 ओम कर दें यानी अगर उसको आधा कर दें तो जो करंट हमारा जो भी होगा वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो जो हमारा करंट होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट समटाइम्स करंट हैज़ टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, कभी कभी करंट जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा एक कंपोनेंट यूज़ किया जाता है जो कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट को सिर्फ जो है करंट की क्वांटिटी को उसकी क्वांटिटी को चेंज करता रहता है, उसे जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट हमारा एक डिवाइस होता है जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। तो रियोस्टेट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा रियोस्टेट हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करके जो है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट जो है कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रियोस्टेट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो करंट को भी जो है कंट्रोल कर रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कंडक्टर और मटेरियल विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, यानी ऐसा कोई कंडक्टर या ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि जिसके अंदर लो रेजिस्टेंस हो, और लो रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ईजिली हो पाएगा। तो कोई भी ऐसा कंडक्टर या मटेरियल जिसमें जो है रेजिस्टेंस लो हो और उससे इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो हो सके, और मतलब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है हम गुड कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। इसे हिंदी में हम चालक बोलते हैं, ठीक है। तो एक और वैसा कंडक्टर या मटेरियल जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है बहुत कम मात्रा में होगा, मतलब उसमें करंट ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सर्किट को जो है हम बैड कंडक्टर बोलेंगे, उसे हम कुचालक बोलते हैं, विद्युत का कुचालक, ठीक है। और एक ऐसा मटेरियल विच ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैसे मटेरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो उनके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स के प्रति, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है बेसिकली नहीं हो पाता, तो उन्हें जो हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बैड कंडक्टर है इसे हम अर्धचालक बोलते हैं, मतलब, और इंसुलेटर जो होता है ये हमारा कुचालक होता है। अब यहाँ पर जो हम सर्किट डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो एक वैसा डायग्राम जो कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट के वेरियस कंपोनेंट को शो करे अलग अलग सिंबल्स के द्वारा, उसे हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे। अब क्या है कि हमें अगर मान लीजिए हमारे हाउस का जो है हमारे होम का सर्किट डायग्राम बनाना है, तो हम हर जगह बल्ब और वायर जैसे जैसे है, वोल्ट मीटर एम्पियर, तो हम पूरे डिवाइस को ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इस वजह से हमने वोल्ट मीटर को ऐसे सिर्फ भी से ऐसे इंडिकेट कर देते थे, और वोल्ट मीटर को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो वही इसमें दिया रहा है कि अलग अलग सिंबल्स की मदद से जो है हम अब सर्किट डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो ये कुछ जो है डायग्राम्स दिए हुए हैं कि किसको जो हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वायर के लिए हमारा एक सिंपली लाइन खींच देते हैं, कंडक्टर के लिए एक लाइन उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, और कनेक्टेड वायर के लिए हम इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करते हैं। नॉट कनेक्टेड के लिए ऐसे यहाँ पर देखिए कनेक्टेड में बीच में डॉट प्रेजेंट है, नॉट कनेक्टेड में नहीं है, ठीक है। ये ग्राउंड का सिंबल है, ये सेल का, ये इंपॉर्टेंट है, सेल का
सेल्फ का जो है ये एक छोटा सा, एक ऐसे छोटा साइन रहता है, फिर बड़ा साइन होता है, ये हमारा माइनस के लिए, माइनस टर्मिनल के लिए होता है, ये प्लस टर्मिनल के लिए, ठीक है ना। और ये बैटरी के लिए यहाँ पे एक से देखिए एक से अधिक दो सेल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो सिम्बल्स हैं, और यहाँ पे लैंड इनकैसमेंट का, फ्यूज़ का, और रजिस्टर का, ये रजिस्टर का ये होता है, ठीक है। रजिस्टर का वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, रियो स्टेट का ये देख लीजिए, रियो स्टेट का ये होता है हमारा, रियो स्टेट का ऐसे कुछ होता है, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रियो स्टेट शो करने के लिए ऐसा डायग्राम। और स्विच के लिए है ऐसा, स्विच के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सर्कल बना के, अगर स्विच ऑन है हमारा तो इसमें हम डॉट प्रेजेंट कर देंगे, स्विच ऑफ है हमारा तो इस डॉट को हटा देंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर और एम मीटर का हम लोग पहले ही जानते हैं कि सर्कल बना के उसमें भी या ए लिख के जो है हम वोल्ट मीटर और एम मीटर को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे सिम्बल्स की मदद से जो हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है काज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का कारण। तो ऐसा क्यों होता है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, किसी भी सबस्टेंस में रेजिस्टेंस क्यों होता है, उसमें प्रतिरोध क्यों होता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब उस कंडक्टर के इंड्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो उस सबस्टेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक इंड से दूसरे इंड तक जो है फ्लो करने लगते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट के दौरान जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। तो विथ ईच अदर एंड विथ अदर एटम्स ऑफ कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर में जो है अलग अलग एटम से वे टकराते रहते हैं, ठीक है। तो उनके टकराव से, उनके कोलाइजन से जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है उसमें बाधा आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जैसे किसी आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर जो है अगर बहुत भीड़ भाड़ रहती है तो आप आसानी से वहाँ से नहीं निकल पाते हैं, तो वही सेम सिचुएशन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। वहाँ पर जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो कोलाइड होते हैं, तो वो एक दूसरे के मूवमेंट को जो है अपोज करते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं और अच्छे से उनका फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। तो उनके इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिशन के कारण जो है, मतलब उनके कोलाइजन के कारण उनका जो अपोजिशन होता है उसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर किसी मान लीजिए कोई भी अगर किसी सबस्टेंस में अगर वो ज़्यादा कोलाइजन होता है तो वो सबस्टेंस जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो चीज़ें, वो फैक्टर्स बताए हैं जिन पर जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। यानी क्या होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्या होने पर कम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसे जो हम एक एग्जांपल की मदद समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम रोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली से कश्मीर जाना है, ठीक है। तो दिल्ली से कश्मीर जाना है तो एक दिल्ली से कश्मीर तक का रोड ट्रैक ले लेते हैं, और एक को किसी को जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है, ठीक है ना, कन्याकुमारी तक जाना है। तो इसका जो है, इसका भी जो है ये हम लोग रोड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा दिल्ली से कश्मीर तक का रोड है, और ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक का रोड है, ठीक है। तो अब बताइए कि इस वाले रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि इस वाले रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो बेसिकली जो सबसे लंबा रोड है उस पर ज़्यादा व्हीकल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब उस पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो वही तो इसी ट्रिक से हम समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ट्रैफिक जैसे रोड के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पर तो ये एक्सपेरिमेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो हम पढ़ते हैं जिस पर कि जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो एरिया के क्रॉस सेक्शन के जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे कि जो वायर का डायमीटर होता है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है, ठीक है। तो ये जो अगर ये हमारा जो है ना, ये जो एरिया होता है इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रोड जो है एक चौड़ा रोड है, ठीक है, एक चौड़ा रोड है और एक बहुत ही पतला रोड है। तो किस में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब किस में जो है ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, चूँकि ये मतलब किस रोड से आप जाएंगे तो आप आसानी से जो है
मान लीजिए कि इस पे भी जो है 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, इस पे भी 50 गाड़ियाँ ही चल रही हैं, और आपको इसमें से जाना है या इसमें से जाना है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? मतलब जिसमें से आप आसानी से जा सकते हैं वही आप चूज़ करेंगे, जिससे आप जल्दी जा सकें। तो इसमें भी चूंकि 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, इसमें भी 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ेगा, तो इसमें आप जो है लेट से पहुँचेंगे। जबकि इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो यहाँ चूँकि ये चौड़ा रोड है और इसमें उसमें भी 50 गाड़ियाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस आपको मिलेगा, आप अच्छे से चल जा सकते हैं। मतलब आप किसमें चौड़े रोड से आसानी से जा सकते हैं ना। तो वही बात जो है कि अगर जो हमारा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, मतलब तब इजीली फ्लो करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस मतलब कम है। तो वही जो है हमारा कि अगर जो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस उसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा जो है ज़्यादा होगा। तो वो भी रेजिस्टेंस, अब इसका भी जो है यहाँ पर एक एग्जांपल की वही दिया हुआ है, अलग अलग लेंथ और एरिया मान के, ठीक है, डायमीटर ये सब लेके। तो अब फाइनली यही हमारा कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के। और जो रेजिस्टेंस का कंडक्टर होता है वो उस मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी जो हमारा कंडक्टर है वो किस मेटल का है, मतलब किस सब्सटेंस का, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसका नेचर क्या है, और उसके टेम्परेचर पर भी जो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी के यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो हमारा ये बहुत डाउट रहता है कि क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या वो दोनों सेम होते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारा? तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक पार्टिकुलर कंडक्टर का एक पार्टिकुलर रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यानी अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम मेटल वायर लेते हैं, कोई भी मेटालिक वायर हम लेते हैं, तो उसके यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वही जो हमारा है उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी। यानी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हर कंडक्टर की एक पार्टिकुलर रेजिस्टिविटी होती है, हर कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि the conductor resistance of unit length and unit cross sectional area of conductor is known as the resistivity of that conductor। यानी अगर हम एक यूनिट लेंथ लें और एक यूनिट एरिया लें उसके क्रॉस सेक्शन का, तो उसका जो पार्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा, वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है हमारा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ये जो पी की तरह जो हमारा ये ऐसे दिख रहा है इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट का काम करता है रो। तो रेजिस्टिविटी निकालने का हमारा फार्मूला पी जो है, रेजिस्टिविटी जो है हमारा उसे हम रो से ही लिखते हैं, ठीक है। तो रो को हम ऐसे पी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को जो हम ऐसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है ना। जो रेजिस्टिविटी का भी जो एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट भी एसआई यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस का हमारा क्या था, रेजिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट था ओम, बस था, ओम था। लेकिन रेजिस्टिविटी का हमारे यहाँ पर क्या आ गया आके, ओम मीटर जो होगा हमारा, तो वो हमारा रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी किस में अधिक होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मेटल्स, फिर उससे ज़्यादा एलॉयज में, फिर उससे ज़्यादा इंसुलेटर्स में। मतलब कोई कंडक्टर जितना अच्छा वो कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो मेटल जो होते हैं हमारे वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, तो गुड कंडक्टर के कारण उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है। मेटल से ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो हमारे एलॉयज की होती है, ठीक है, यानी मिश्र धातु जो अलग एक से अधिक जो है मेटल्स के कॉम्बिनेशन से, उनके मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। और उनसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है हमारे इंसुलेटर्स की होती है, क्योंकि उनसे जो है जनरली जो है उनसे करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है उसे हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और वैसे मटेरियल जिनकी लो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम हो और लेस रेजिस्टेंस के कारण उसमें करंट जो है इजिली फ्लो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सिल्वर है हमारा, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए सिल्वर जो हमारा वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी हमारी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी वो बेसिकली मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब किस पदार्थ से जो वो कंडक्टर है, जो मटेरियल है, किस पदार्थ से वो सब्सटेंस जो है वो बना हुआ है, ठीक है। जैसे सिल्वर जो हमारा, तो कैसे मटेरियल से वो बना हुआ है उस पर जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी उसके लेंथ और एरिया पर नहीं डिपेंड करती है।
तो सिल्वर जो होता है हमारा, उसकी रेजिस्टिविटी लो होने के कारण जो है वो एक बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन और सिल्वर के वायर्स को जो है बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसको हम अपने घरों में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो क्योंकि सिल्वर जो है एक बहुत ही कॉस्टली मेटल है, उसे हम जनरली जो है उसे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर जो है, जो हमारे एरोप्लेन्स रॉकेट्स वगैरह हो गए, तो उनमें जो वायर्स का जो यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो है सिल्वर वायर्स का यूज़ किया जाता है, या लैपटॉप्स वगैरह हो गए तो उनमें सिल्वर वायर का यूज़ किया जाता है बेस्ट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है ना। और अब दिया हुआ है यहाँ पे हमारा यूजेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी अलग अलग पदार्थों के क्या क्या यूज हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम की मेनली बनी होती है। मतलब जो हमारे घरों में भी जो तार यूज होता है वो जो है कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम का भी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी जो है वो कम होती है, जिसके कारण जो है ये अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं, और ये सिल्वर से सस्ते होते हैं, ठीक है। वही बात है कि जो चांदी से सस्ते होते हैं हमारे तांबे और एल्युमिनियम वगैरह, तो इसलिए जो है इन्हें हम अपने हाउस होल्ड्स जो वायरिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो भी हम बल्ब यूज़ करते हैं उनमें का जो फिलामेंट जो होता है हमारा, मतलब फिलामेंट जैसे देखिए बल्ब आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे बीच में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, तो इस ये जो पोर्शन है हमारा उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। तो ये हमारा जो है टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो टंगस्टन जो है हमारा, इसकी भी रेजिस्टिविटी जो है वो लो होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी लो होती है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जो है बर्न नहीं होता है, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होती है। इसलिए जो टंगस्टन होता है हमारा, इसे हम बल्ब के रूप में, उसके हम बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में कुछ हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में जो है किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, किन डिवाइसेस को, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर, इमर्जन रोड, ये सब वगैरह जो है, ये सब जो है ये मेनली जो है एलॉयज़ के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे नाइक्रोम के बने होते हैं। जैसे कि कोई पूछ सकता है, MCQ में आ सकता है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं मेनली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो हीटिंग एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि हमारा प्रेस में जो कॉयल हो गया, हीटर, टोस्टर वगैरह, इन सब में कौन सा मेटल जो है वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है, किस मेटल का वो बना होता है, तो वो है नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम जो है हमारा एक एलॉय है, जो कि बेसिकली जो है निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज का बना होता है, ठीक है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होता है नाइक्रोम हमारा, तो इसे जो हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और इंसुलेटर्स का यूज यहाँ पे बताया हुआ है कि इंसुलेटर को जो है हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए यूज़ करें। जैसे कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा तो जब वे कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं तो वे ग्लव्स टाइप का कुछ अपने हाथों में पहन लेते हैं, ताकि जिससे कि जो है करंट उनके बॉडी में फ्लो ना हो सके, वो करंट्स के शॉक से बच सकें। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कैसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों पैरेलल दिख रहे हैं हमें ना, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारे पैरेलली कनेक्ट है। तो जब रेजिस्टेंस को दो तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, एक तो पैरेलल तरीके से, एक सीरीज में, तो इसके बारे में हमने पहले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे जो है ये सिंपली इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन दे दिया है, तो फॉर्मूले का डेरिवेशन हम इसका पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो टोटल करंट है हमारा, वो करंट 1, करंट 2 और करंट 3, देखिए ये 3 वायर हैं यहाँ पे, तीनों इसमें तीनों जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस जो वो पैरेलल लगे हुए हैं, और तीनों से जो है ये जो वायर है हमारा, इसमें से जो है करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो करंट है हमारा वो तीनों में चला जा रहा है, तीनों में अलग अलग करंट जाता है, ठीक है। तो जो टोटल करंट होगा हमारा, वो टोटल करंट जिसे हम I से रिप्रेजेंट करें, तो I1, I2, I3, ये I1 हो गया हमारा, I2, I3 तीनों के सम के इक्वल होगा, तो ये हमारा हो गया। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे तीनों में सम में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो और फिर रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है ना R इज इक्वल टू V/I, तो उस फॉर्मूले पे रख के फिर जो है हम फिर से सब उनको ऐड करते हैं। तो उसके बाद से जो है ये हमारा, इसमें जो अच्छे से डेरिवेशन दिया नहीं हुआ है, डेरिवेशन आप बुक की मदद से समझ लीजिएगा। तो मेनली क्या होता है कि अगर सीरीज़ में अगर जुड़ा रहता है रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं कि उसको, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रिक डायग्राम, सिर्फ अगर हम इसमें रेजिस्टेंस को बनाएं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, इसको हम ऐसे सिंपली ऐड कर देंगे, जैसे 2 हो गया +5 +6, तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमारा 13 ओम आ जाएगा। लेकिन वही अगर जो ऊपर हमारा डायग्राम दिया हुआ ऐसा अगर रेजिस्टेंस है हमारा, ऐसे पैरेलली अगर रेजिस्टेंस हुआ दिया हुआ हमारा, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हम इसके जो है हम फ्रैक्शन के रूप में इसको ऐड करते हैं, जैसे कि टोटल, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ऐसे यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 1/टोटल R, ये ऐसे हो गया हमारा 1/R इज इक्वल टू 1/R1
प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो वही यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली ऐसे नहीं ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 है, हमारे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो हम सिंपली 2 + 4 + 6 ऐसे नहीं ऐड करेंगे, वैसे हम सीरीज में यूज़ करते थे। पैरेलल में हम करने के लिए ऐसे क्या करेंगे, 1/2 + 1/4 + 1/6, और फिर ऐसा इसका जो हम एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर ऐसे जो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हमारे, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस अगर जो हमारा अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस में इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो टोटल करंट होता है हमारा वो टोटल करंट जो है वो सारे करंट्स के सम के बराबर होता है। तो जो हमारा अगर लो रेजिस्टेंस होता है तो करंट जो है वो लार्ज अमाउंट में फ्लो होता है। If any one of electric devices connected in parallel, the potential difference across each device is equal to applied differences। मतलब जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जुड़े हुए हैं तो उनमें जो सारे डिवाइसेज हैं सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हैंस दे ड्रा द करंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड हैंस और प्रॉपरली। तो वे जो है अपने जितना उन्हें यूज होगा उसके अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है उन्हें करंट मिलेगा, और जो प्रॉपर तरीके से वो काम कर पाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस यहाँ पर बताया हुआ है। जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारा वो रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे वो 3 तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो हमारे सीरीज़ में कैसे कनेक्ट हो पाते हैं वहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ऐसे पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरा जो हमारा वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, और तीसरा बीच में आगे देखते हैं, मुझे नहीं पता है थर्ड क्या होता है, आगे इसमें दिया होगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो अगर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम जनरली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो अगर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो इसमें जो है करंट जो होता है हमारा वो सब में इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा अलग अलग होता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम सबको जो ये जो V1 V2 V3 है इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी जो ओम्स लॉ लगा के कॉमन लेके जो यहाँ पर फिर से जो हमारा ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा RS = R1 + R2 + R3। यह देखिए यहाँ पर सिंपली ऐड हो गया, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक कंडक्टर्स जो हैं, 2 और मोर कंडक्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब वे सीरीज में कनेक्टेड तब कब कहे जाएंगे, तब वो सीरीज में कनेक्टेड कहे जाएंगे जब एक के बाद जो है एक दूसरे सीरीज में जो है कनेक्टेड, मतलब एक के बाद एक कनेक्ट हो, एक के बाद एक कनेक्ट हो। जैसे ए कनेक्ट है, फिर यहाँ पे ऐसे ही सिंपली बी कनेक्ट हो गया, फिर हमारा सी कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप का अगर कुछ हमें दिखेगा उसका डायग्राम तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो उनमें से जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा थ्रू आफ्टर अदर सच दैट करंट फ्लोज थ्रू ईच कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलता है सारे डिवाइसेस को, ठीक है। अब सीरीज में जो अरेंजमेंट है वो हमारे मतलब रजिस्टर्स का सीरीज में अरेंजमेंट हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा वोल्टेज सब सारे अप्लायंसेस को नहीं मिल पाता, इक्वल वोल्टेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अगर इफ़ ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर वे सीरीज में कनेक्ट होंगे तो अगर उनमें से एक बल्ब कोई फ्यूज होगा तो सारे अप्लायंसेस जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो है क्योंकि इसमें जो एक सिंगल पाथवे मिलता है सारे डिवाइसेस को। जैसे कि एग्जांपल में हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारी दिवाली में जो लाइट आती है जो हम घरों को सजाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें सारे बल्ब जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं। तो उनमें से अगर कोई भी एक बल्ब जो है डिफ्यूज हो जाता है तो वो सारा जो सारा वो होता है वो पूरा सीरीज जो है उसका ख़राब हो जाता है। अगर उसमें से एक बल्ब भी डिफ्यूज हो जाता है तो सारे बल्ब जो है काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज में अरेंजमेंट अगर हमारे घरों में होगा तो मान लीजिए कि कोई अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो हमारा सारा अप्लायंसेस काम करना जो है बंद कर देगा। लेकिन अगर हमारा इसीलिए जो है सीरीज को जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता है हमारे हाउस होल्ड जो सारे इलेक्ट्रिक वर्क होते हैं उनमें यूज़ नहीं होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइसेस को अपना अलग अलग करंट उनको मिलता है। तो अगर एक मान लीजिए कि अगर हमारा एक बल्ब खराब हुआ तो हमारा जो है दूसरा अप्लायंस जो है वो अपना काम जो है पहले की तरह नॉर्मल करता रहेगा, ठीक है। जो बस बिगड़ा रहेगा उससे जो हम आसानी से उसे जज करके उसे बना देंगे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। यानी सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडिविजुअल जो हमारे इक्विपमेंट्स है, जो इंडिविजुअल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के सम के बराबर होता है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीटिंग इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर बल्ब हमारा जो है ज़्यादा देर तक, मान लीजिए 5-6 घंटे तक जल गया, फिर अगर आप बल्ब को टच करेंगे तो जो बल्ब होता है वो हीट हो चुका होता है, वो गर्म हो चुका होता है। ठीक है, तो हमारे करंट की वजह से हुआ रहता है। तो वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब कभी मेटालिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो है हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रैंडमली यानी इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो जब कभी जो है जो कंडक्टर जो होता है जब इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट होता है तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चूंकि जो है एटम्स और आयंस से जो है कंडक्टर में जो है कंडक्टर के अंदर जो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, तो कोलाइजन के कारण जो है जो किनेटिक एनर्जी होता है हमारा वो ट्रांसफर होता है एटम्स और आयंस को, तो इससे जो है उनके अंदर वाइब्रेशन होने लगता है एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ उनमें, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में उनमें वाइब्रेशन होने लगता है। तो इसलिए जो टोटल एनर्जी होती है वो आयंस की इंक्रीज हो जाती है। तो इस एनर्जी के इंक्रीजमेंट के कारण जो होता है टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब कभी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो वो जो है हीट प्रोड्यूस करता है। अब ये देखिए यहाँ पे नया फार्मूला दिया हुआ जो अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान की, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपान चार्ज। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो है डेरिवेशन के द्वारा जो है हमारा हीट का जो है हीटिंग इफेक्ट का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हीटिंग इफेक्ट का जनरली आप सिंपली इस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो I²RT जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, जो इससे हमारा हीट जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो द वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, जूल्स लॉ कैन बी स्टेटेड। तो जो वर्क किया गया होता है उस कंडक्टर के द्वारा, तो उस जो कंडक्टर के द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है उसी के इक्वल होता है जो वर्क हमारा होता है। ठीक है, तो जूल्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो जूल्स लॉ के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो मतलब जूल्स लॉ जो होता है हमसे क्या कहता है कि जो हीट का अमाउंट जो कि कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है। पहला जो पॉइंट दिया हुआ हमारा कि वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा हीट, यानी उसमें से अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे में हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर करंट का स्क्वायर जो होता है उससे अगर करंट बढ़ेगा तो भी जो है हमारा, चूंकि उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तब भी जो है हमारा हीट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन करंट बढ़ने पर ज़्यादा मात्रा में जो हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो जो है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एग्जाम्पल के हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा करंट जो है अगर करंट हमारा 2 गुना होगा तो हमारा हीट जो है वो 4 गुना बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस अगर 2 गुना होगा तो करंट भी होता है हमारा वो 2 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा हीट, लेकिन जो हीट जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, यानी अगर वो 2 गुना बढ़ेगा तो करंट जो होता है हीट जो होता है हमारा 4 गुना बढ़ेगा। और तीसरा जो होता है जिस पर डिपेंड करता है, तो ये जो होता है हमारा ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम बढ़ेगा तो हीट भी जो है बढ़ेगा। यानी बल्ब जैसे हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर जलता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कम देर चलता है तो वो कम कम गर्म हुआ रहता है, तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी जो एप्लीकेशन जो कि हम यूज़ करते हैं उनके हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन वाटर हीटर, ये सब जो है करंट के हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो जब इन अप्लायंसेस को जो है इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये हॉट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके वायर्स होते हैं वो कोल्ड ही रहते हैं, क्योंकि वो जो है when these appliances are connected to supply of electricity they become hot but wires remain cold। मतलब जो है वे जो अप्लायंसेज जो हॉट हो जाते हैं, लेकिन जो इनके वायर्स जो इनमें यूज रहते हैं वो ठंडे ही रहते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम। देखिए जो हमारे एलॉयज होते हैं वो मेनली जो है रजिस्टर्स का काम करते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट्स में जो है हाई रजिस्टर्स ही यूज होते हैं। ठीक है, तो जो नाइक्रोम होता है हमारा, उसमें रजिस्टिविटी उसकी हाई होती है, और उसके हाई रेजिस्टेंस के कारण जो है इसे जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होने पर भी जो है मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होता है हमारा वो मटेरियल के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो मटेरियल जिससे कि करंट फ्लो होना है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाइक्रोम जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसीलिए जो है बहुत हाई अमाउंट में जो है हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसका जो फिलामेंट्स होते हैं इन अप्लायंसेस के वो हॉट हो जाते हैं। ठीक है,
जो कनेक्टिंग वायर्स जो हम डेली हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम के वायर्स, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। इसलिए इनसे जो है हीट जो है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में जो है रिलीज होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनका भी जो फिलामेंट होता है वो भी जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। यानी जब फिलामेंट से करंट फ्लो होता है तो जो है वो बल्ब जो है ग्लो करता है, तो लाइट प्रोड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो फिलामेंट जो होता है हमारा वो एक गैसियस इन्वेलप के बीच जो है गैसियस इन्वेलप से घिरा होता है, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरे होते हैं। जैसे कि एमसीक्यू टाइप में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बल्ब्स होते हैं उनमें कौन सा गैस फिल्ड होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और आर्गन जो है यानी अनरिएक्टिव गैस जो है वो फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो है इन फिलामेंट्स के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है लार्ज अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होता है। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ थिन फिलामेंट इज वेरी हाई, सो लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड एज इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू फिलामेंट ड्यू टू इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम वाइट हॉट। यानी जब फिलामेंट जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो जब वे उनसे करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण जो है वो एक वाइट हॉट के रूप में उनसे जो है लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो है ये फिलामेंट गर्म होकर जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड अप्लायंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है हमारा, उसमें से अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो हमारा मेनली जो एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ऐसा जो फ्यूज होता है हमारा वो कॉपर और टिन के जो है एलॉय से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जब इनसे जब है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सर्किट एंड हेंस थ्रू फ्यूज वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। यानी जब फ्यूज से जो है ज़्यादा अमाउंट में जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, कंडक्ट करता है, तो हीट भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो लार्ज हीट के कारण जो फ्यूज होता है हमारा वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी जो है वो कम होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण जब थोड़ा भी ज़्यादा अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो वो ब्रेक हो जाता है फ्यूज, जिससे जो है सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, और जो करंट का फ्लो है उस पूरे सर्किट से सारे अप्लायंसेस को जो है उसका फ्लो जो है सारे अप्लायंसेस में बंद हो जाता है। उससे जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जो बर्निंग होती है अप्लायंसेस के, उससे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं हमारे अप्लायंसेस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो अलग अलग रेटेड होते हैं, जैसे कि हमारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये सब जो है रेट है इलेक्ट्रिक फ्यूज के, ठीक है। 5 एम्पियर इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि इससे जो है ऐसा फ्यूज आया जिससे कि मैक्सिमम 5A मीन्स मैक्सिमम करंट एंड कैन फ्लो थ्रू फ्यूज आ रही है, यानी इतना एम्पियर जो है मैक्सिमम करंट उसके द्वारा फ्लो हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फाइनली वी completed this chapter. I hope this will be easily understandable to you. Thank you for watching the video. See you in the next video. Still bye bye, take care, stay safe, keep learning, and keep watching my channel Bits About. Thank you.